अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज मैथ की करेंगे 18.4। इसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैंने एक्सरसाइज आपको करवा दी है, मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। तो इसमें जो है पहला सवाल हम आज सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले सवाल के जो है ना वो 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो ट्राई करेंगे इसको पूरा आज हम सॉल्व कर लें वन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया पहले से, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि इस पूरी एक्सरसाइज में जो ना एक थ्योरम यूज़ होगा जिसको कहते हैं डिविडेंडो और कंपोनेंडो का थ्योरम, ठीक है। कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम ये आपको इस किताब में पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है। देखें, ये पेज नंबर 46 है ना, इसमें ये दिया हुआ है। ये दो थ्योरम यूज़ होंगे इसमें, या तो ये प्लस वाला यूज़ होगा या माइनस वाला, ठीक है। तो ये थ्योरम मैं पहले आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, उसको समझा देता हूँ थ्योरम में क्या है। उसके बाद हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये दो थ्योरम आप चाहें तो यहाँ से लिख लीजिएगा, वैसे तो मैं लिखूँगा, तो आप देख लीजिएगा साथ साथ में इसको थ्योरम को यूज़ करूँगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो चलें इस ट्राई करते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिए हैं, ये वाले क्वेश्चन मैंने लिख लिए थे पहले से, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं पहले से, तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बुक में यहाँ रख देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इफ़ एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू देन प्रूव दैट। तो ये सारे सवालों को आपने प्रूव करना है, यानी कि जो क्वेश्चन हैं उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन होगा वही इसका आंसर होगा। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है हम इसको सॉल्व करते हैं और साथ साथ थ्योरम यूज़ करेंगे। तो चले हम पहले सवाल यूज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं सॉल्व 1। तो सॉल्व 1 आप जो क्वेश्चन है इसमें देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको आपने लेना है, यानी एक्स रेशो वाई और इज इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू, और इसको अपॉन में लिख लेना है, एक्स अपॉन वाई कर देना है और इसको कर देना है जेड अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे x का मतलब z हो गया, y का मतलब w हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि सवाल में से देखना है, जो ये सवाल दिया हुआ है कि इसमें जो है कांस्टेंट वैल्यू कौन सी यूज़ हो रही है। कांस्टेंट वैल्यू इसमें 4 और 3 यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बोथ साइड, यानी यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4/3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। यानी जो कांस्टेंट वैल्यू यूज़ हो रही थी इसमें 4 और 3, देखें सब जगह 4 और 3 यूज़ हो रही है पूरे सवाल में, देखें यहाँ से। तो ये जो 4 और 3 है इसको हमने 4/3 का फ्रैक्शन बना के यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई 4/3 ऑन बोथ साइड। अब इन दोनों साइडों में हमने 4/3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो चले हम पहले साइड पे करते हैं, यानी कि 4/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले हम x अपॉन वाई से, और फिर 4/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम z अपॉन डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4x/3y और ये बन जाएगा 4z/3w, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली इक्वेशन बन के सामने आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो थ्योरम, या कंपोनेंडो को आप पहले लिख लें, कंपोनेंडो थ्योरम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि कौन सा थ्योरम यूज़ होगा। इस इक्वेशन इस सवाल के अंदर प्लस का आ रहा है, तो हमारे पास प्लस का थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप थ्योरम लिख लें पहले। थ्योरम आपका है ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। ये थ्योरम है, ठीक है, जो इसके अंदर यूज़ होगा। अब इस थ्योरम को अभी आप फ्रैक्शन में कर लें, यानी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कर दें और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी कर दें, ठीक है। अब इस थ्योरम को हमने इस तरह कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो फ्रैक्शन, ये जो हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन आई थी एक, उसको आपने क्या करना है कि ये जो पहला वाला जो नंबर है ना, ये 4x, ये सपोज कर लें ये a है, ठीक है, ये b है, ये c है और ये d है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपने इस थ्योरम के साथ लिख देना है, यानी a प्लस बी लिखा हुआ है तो आपने a प्लस बी लिख देना, यानी a प्लस बी, ये b है, ठीक है। तो a प्लस बी अपॉन फिर a माइनस बी है नीचे, तो आप इन दोनों को माइनस में लिख दें, a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू डाल दें।
फिर सी प्लस डी लिखें। सी आपका क्या है 4z है तो 4z आ जाएगा। डी आपका क्या है 3w है 3w आ जाएगा। सी आपका क्या है 4z है और डी आपका क्या है 3w है। तो देखें जो सवाल था वही जवाब बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपकी ये जो है प्रूफ हो गया, जो कि उन्होंने बोला था कि प्रूफ करने को। ये देखें प्रूफ करने को बोला है। देखिए ये जो सवाल है वही आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख दें छोटा सा प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने ये जो इक्वेशन दी हुई है ये वाली, ये लेनी है, उसको फ्रैक्शन में कर लेना। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है अपने कांस्टेंट वैल्यू से। कांस्टेंट वैल्यू 4 और 3 यूज़ हो रही है, तो 4/3 कर दीजिएगा। 4/3 दोनों साइडों में आप 4/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब जब इक्वेशन आ जाएगी तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ए होगी, ये बी होगी, ये सी होगी, ये डी होगी। ठीक है, फिर हम थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम लिखने वाले हम थ्योरम कौन सा लिखेंगे, प्लस वाला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो सवाल है वो प्लस का है। जैसे ये जो सवाल है माइनस का है, तो यहाँ पे हम माइनस वाला थ्योरम लिखेंगे। वो जब जब ये सवाल सॉल्व करूँगा तो मैं माइनस वाला थ्योरम लिख के आपको बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद जो है ये मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी सी डी की वैल्यू होगी, वो इस थ्योरम में आपने सिंपली लगा देनी है, बस इसको एडजस्ट कर देना है, बाकी जवाब आपका आ जाएगा। ये थ्योरम आपको इस तरह वर्टिकल है, इसको हॉरिजेंटल कर लीजिएगा। ये थ्योरम आपको किताब में भी इसी तरह हॉरिजेंटल लिखा हुआ है, आप इसको इस तरह वर्टिकली लिख लीजिएगा। नहीं कोई ये जो रेशो का निशान है इसको फ्रैक्शन बना दीजिएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपको हो गया प्रूफ। चलें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो यहाँ लिखते हैं हम सॉल्व 2। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि x रेशो y को लेना है और z रेशो w को लेना है, जो कि एक सवाल में इक्वेशन में दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला, और इसको फ्रैक्शन में कर लेना है। x/y यहाँ पे z/w कर लीजिएगा। उसके बाद देखें इसमें कांस्टेंट वैल्यू कौन सी यूज़ हो रही है। इस सवाल में कांस्टेंट वैल्यू यूज़ हो रही है 5 और 3। ठीक है, तो 5/3 मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 5/3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब दोनों के साइड में आप 5/3 को मल्टीप्लाई कर दें। 5/3 मल्टीप्लाई बाय x/y और इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई बाय z/w। तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया 5x और ये आ गया 3y और ये आ गया 5z और ये आ गया 3w। ठीक है, अब ये a है आपका, ये b है, ये c और ये d आ गया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जहन में रखना है आपको a b c d है ये वाले। ठीक है, अब आप थ्योरम अप्लाई करें। यहाँ पे लिखें यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यूजिंग थ्योरम भी लिख सकते हैं कि यूजिंग थ्योरम लिख दें आप। ठीक है, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब यहाँ पे क्योंकि देखेंगे यहाँ पे जो सवाल था वो माइनस का था, माइनस से शुरू हो रहा था, हम माइनस का थ्योरम लिखेंगे। तो थ्योरम हमारा बनेगा a माइनस बी रेशो a प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो c प्लस डी। ये थ्योरम बन गया। अब इस थ्योरम को हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। ठीक है, ये इस तरह बन गया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखा था कि हमारी a b और c की वैल्यू, c d की वैल्यू ये थी, तो a की जगह हमने a लिख देना है, यानी 5x माइनस लगा देना है, और उसके बाद b की जगह लिख देना है हमने 3y। देखें b की वैल्यू 3y थी, 3y आ गई। फिर a की जगह आपने 5x लिख देना है, प्लस b की जगह 3y लिख देना है, इज इक्वल टू डालना है। फिर c की देखें वैल्यू, c की वैल्यू 5z थी, तो 5z लिख देना है, माइनस d की वैल्यू आपकी 3w है, ये देखें 3w, d की वैल्यू आ गई। और इसी तरह आपने यहाँ पे c की वैल्यू 5z लिख देना और प्लस 3w आ गया। तो ये वाला भी आपका जो है वो देखें प्रूव हो जाएगा। जो सवाल था, देखिए जो सवाल था ये बिल्कुल वही जवाब आएगा, जो सवाल था वही जवाब आया देखें। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया, इसको भी आप प्रूव लिख दें। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे करवा देता हूँ मैं, जगह बची हुई है। सॉल्व 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सबसे पहले इक्वेशन ले लें, x रेशो y इज इक्वल टू z रेशो w। इसको फ्रैक्शन में लिख लें x/y और z अपॉन w। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है इस सवाल में। देखिए कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, कोई 1 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो हम जब मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करा था, देखें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा था 4.3 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था 5.3 से मल्टीप्लाई करा था, क्योंकि वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू थी, यहाँ पे नहीं है। तो आप डायरेक्ट इसके अंदर आपने क्यूबिंग बोथ साइड कर देनी है, यहाँ लिख देना हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, इन दोनों साइड पे आपने क्यूब लगा देना है। तो एक्स अपॉन वाई पे भी क्यूब कर दें और जेड अपॉन डब्ल्यू पे भी आप क्यूब कर दें, ठीक है। तो जब आप क्यूब निकालेंगे इनका तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, और ये बन जाएगा जेड क्यूब अपॉन डब्ल्यू क्यूब, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि ये बन गया ए आपका, ये बन गया बी, ये बन गया सी और ये बन गया डी। थ्योरम कौन सा अप्लाई करेंगे, देखें सवाल में प्लस आ रहा है तो प्लस का थ्योरम यूज़ कर देंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूजिंग थ्योरम ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा और सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी आ जाएगा, ठीक है। ये बन गई वैल्यू। अब ए की जगह आपने ये लगाना है, बी की जगह आपने ये लगाना है, और सी की जगह आपने ये लगाना है, और डी की जगह आपने ये डी की वैल्यू लगानी है। यहाँ लगा देते हैं, ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह हमने लगाया एक्स क्यूब, और प्लस बी की जगह हमने लगाया वाई क्यूब, फिर ए की जगह एक्स क्यूब और बी की जगह वाई क्यूब इज इक्वल टू सी की जगह जेड क्यूब, ठीक है, प्लस डी की जगह हमने लगा दिया डब्ल्यू क्यूब, फिर जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब। देखें ये भी प्रूव हो गया। ये देख जो सवाल था वही जवाब आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो सवाल था ये वही आंसर आ रहा है। ये हो गए 3 क्वेश्चंस। चौथा क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। चौथे क्वेश्चन में वही आप पहले इक्वेशन उतार लें, एक्स माइनस वाई और एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू जेड रेशो डब्ल्यू। तो एक्स अपॉन वाई कर देते हैं और इसको कर देते हैं जेड अपॉन डब्ल्यू। अब देखें इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, ये देखें दी हुई न्यूमेरिकल वैल्यू क्या 3 और 2 दी हुई है। तो 3/2 से हम इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 3/2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो x अपॉन वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 को, और z अपॉन डब्ल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं आप 3/2 को। तो ये बन जाएगा 3x अपॉन 2y और ये बन जाएगा 3z अपॉन 2w। तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया, ठीक है। थ्योरम कौन सा अप्लाई होगा, देखें थ्योरम आप देख लें, यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम। ये देखें प्लस है 4 में भी, तो यूजिंग थ्योरम लिख दें, यूजिंग थ्योरम लिख दूँ खाली में। तो थ्योरम हमारा बन जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। डायरेक्ट मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया थ्योरम। अच्छा, अब आप ये वैल्यू लगा दें, a और b और c और d की वैल्यू लगा दें। a की जगह 3x आ गया, अच्छा, प्लस b की जगह 2y आ गया, a की जगह 3x आ गया, माइनस b की जगह 2y आ गया, इज इक्वल टू c की जगह आ गया आपका 3z, प्लस d की जगह आ गया 2w और 3z माइनस 2w। देखें ये जो सवाल था वही जवाब आ गया, ठीक है। तो ये भी प्रूव हो गया, इसको भी आपने प्रूव लिख देना है। ये हो गया आपके क्वेश्चन 4 हो गए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब ये लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारा, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये लास्ट थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये। तो इसको तरीका वही है सेम, लेकिन बस इसमें ये होगा कि आपको फर्दर जो है ना 2 दफ़ा थ्योरम लगाने होंगे। यानी एक दफ़ा आप पहले लगाएंगे थ्योरम, उसके बाद फिर सेकंड टाइम भी आपने थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये पेज पे मैं अलग पेज पे कर रहा हूँ ये। सॉल्व 5, ठीक है। तो इक्वेशन हमने वही ले लेनी है, एक्स रेशो वाई था हमारे पास, और क्या दिया हुआ था, और दिया था हमारा सवाल में जेड रेशो डब्ल्यू दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, एक्स अपॉन वाई और ये हो जाएगा जेड अपॉन डब्ल्यू।
फिर हमने क्या करना होता था कि अप्लाई करना होता था। मल्टीप्लाई क्या चीज़ होगी, मल्टीप्लाई देखें इस सवाल के अंदर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। इस सवाल के अंदर जो है वो जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 और 3 है, तो 2 और 3 को ले लेंगे हम, 2/3 कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई लिखते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई 2/3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 2/3 इसके साथ भी करते हैं x/y के साथ, और 2/3 मल्टीप्लाई करते हैं z/w के साथ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2x/3y, ये बन जाएगा 2z/3w, ठीक है। अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। अप्लाई थ्योरम करें, लिख देना अप्लाइंग थ्योरम, ठीक है। कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे हम, प्लस का माइनस का। तो सवाल में देख लीजिएगा, सवाल में आपका जो है ये सवाल में देखें प्लस का यूज़ हो रहा है, प्लस, तो a + b ये यूज़ हो रहा है, तो हम प्लस का थ्योरम यूज़ करेंगे। तो मैं डायरेक्ट थ्योरम को फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, a + b/a - b = c + d/c - d। तो ये हो जाएगा 2x a हो गया हमारा, प्लस 3y हमारा b हो गया, 2x - 3y, और c हमारा हो गया 2z प्लस d हमारा हो गया 3w, और c हमारा हो गया 2z और -3w। यहाँ तक ये एक स्टेप हो गया, यानी एक हमने थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब जब यहाँ पहुँचेंगे तो हमने दोबारा क्या करना है कि इसको a का नाम देना है, इसको b का नाम देना है, इसको c का नाम देना है और इसको d का नाम देना है, ठीक है। और दोबारा हमने थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखना है अप्लाइंग फर्दर थ्योरम, ठीक है, ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CD लिख दिया मैंने शॉर्ट में। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने से हमने क्या होगा कि अगर हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं तो a + b में देखें 3x और 3y आ रहा है दोनों में, तो इसमें जो ना वो फिर कैंसिलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस वैल्यू को हमने यहाँ लाना है, इस वैल्यू को हमें यहाँ के जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमने अप्लाई करना होगा। तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देता हूँ, 2x + 3y/2z + 3w हो जाएगा, यानी कि ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है यहाँ चला जाएगा, = 2x - 3y/2z - 3w। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर, इसको मैंने वहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। उसकी वजह ये थी कि ऊपर और नीचे दोनों जगह z और w आ रहे थे, z और यहाँ पे x और y आ रहे थे, तो अगर हम a + b लेते तो फिर कैंसिलेशन हो जाती। इसलिए हमने इनको वैल्यू को चेंज करने के लिए इसलिए चेंज करा, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्योंकि सवाल में जो सवाल हमें दिया हुआ है वो सवाल में देखें आप, यहाँ पे कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं, सब अलग अलग हैं, x y z और w आ रहा है, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे a b सब से वैसे ही बगैर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देता तो फिर ये कैंसिलेशन हो जाती है या फिर प्लस हो जाता है। तो इसलिए हमने सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। अब हमारा ये a बन गया, ये b और ये c और ये d बन गया। अब हमने उसको थ्योरम में अप्लाई कर देना। थ्योरम क्या था हमारा, a + b/a - b = c + d/c - d। थ्योरम हमने लिखा, फिर अब ये पूरा a है, ये पूरा b है, फिर c और ये d, ठीक है। तो हम a की जगह a लिखते हैं, a, ये हो गया a, प्लस b की जगह हम b लिखते हैं, b हो गया हमारा ये, ठीक है, अपॉन, फिर a हमने लिखा, ये माइनस डाला और b लिखा। जब माइनस के बाद आप लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, 2z + 3w ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा बाद में। अच्छा, अब आपका आ जाए = के बाद c + d लिखें, तो c हमारा क्या है, 2x - 3y प्लस d हमारा क्या है, 2z - 3w। प्लस के साथ तो साइन वही रहता है, तो हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा। लेकिन अब जब नीचे लिखेंगे तो आपने, ये नीचे माइनस आ रहा है, देखिए ये नीचे माइनस आ रहा है, तो माइनस के साथ आपने ब्रैकेट लगाना होगा। तो 2x - 3y - 2z - 3w, ओमेगा नहीं, ये w है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि बस इन दोनों में ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला आपने ऐसे लिख देना है,
नीचे आपने यहाँ तक तो ऐसे लिखना है 3y तक। अब ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 2z और माइनस प्लस माइनस 3w, ये आ गया। इसके साथ ही ऊपर वाला आपने ऐसे लिख देना है, और यहाँ तक आपने ऐसे लिखना है। जब ये साइन, जब ये यहाँ पे पहुँचेंगे आप तो ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -2z और माइनस माइनस प्लस 3 ओमेगा। अब ये बिल्कुल सवाल के अकॉर्डिंग हो गया। देखें ये सवाल, देखिए मैं सवाल दिखाता हूँ आपको। ये सवाल है, देखिए ये है सवाल और ये जवाब है। देखिए सेम आ रहा है, बिल्कुल साइन वगैरह सब सेम आ रहे हैं, देख लें आप इससे। ये सवाल है, ये सवाल है और ये जवाब है। मेरा ख्याल नज़र नहीं आ रहा शायद, चलो मैं यहाँ रख के दिखा। अब देखें ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, सेम है बिल्कुल। कि साइन वगैरह देखना सब सेम है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में नहीं आई तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।